बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पीपीएससी लेक्चरर इन इंग्लिश की तैयारी के सिलसिले में छठा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले 6 वीडियोस में जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनमें आपका सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, स्टडी प्लान है, रिकमेंडेड बुक्स हैं और कुछ सैम्पल पेपर्स हैं, इन तमाम की पीडीएफ फाइल्स आप मेरे इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलें आज इस आखिरी वीडियो में हम सैम्पल पेपर नंबर 3 को अटेम्प्ट करते हैं। पीपीएससी लेक्चरर इन इंग्लिश सैम्पल पेपर नंबर 3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अब ये 1940 से लेकर 1960 तक इंग्लिश लिटरेचर में एक मूवमेंट चली थी जिसको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहा जाता है। और इसमें जो ड्रामाटिस्ट थे वो शॉक करते थे अपने ऑडियंस को फेस टू फेस विद हार्श फैक्ट्स, यानी ज़िंदगी की जदीद दौर की जो तल्ख हकीकतें हैं उनको वो दिखाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते थे जो ऑडियंस को शॉक करती थी। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं वो है जी सैमुअल बेकेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और सेकंड नंबर देखें, इन जैज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डॉर्कस एंड जो। अब ये टोनी मॉरिसन का एक नावल है, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लवर्स थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन विच ऑफ हिज वर्क्स डज ड्राइडन सैटिराइज द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ हिज टाइम, पर्टिकुलरली द एक्सक्लूजन क्राइसिस। तो ये 1678 से 1681 के दौरान इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे कवानीन बनाए जा रहे थे जिनमें जो कैथोलिक्स थे उनको एक्सक्लूड किया जा रहा था। हुकूमत से इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी, जो मेन स्ट्रीम थी, उससे उनको अलहदा किया जा रहा था। तो चार्ल्स सेकंड का जो भाई था जेम्स वन, ड्यूक ऑफ यॉर्क, असल में उसका रास्ता रोकने के लिए ये कवानीन बनाए जा रहे थे। तो इसको एक्सक्लूजन क्राइसिस कहा जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लेना। तो एब्सैलोम एंड एकिटोफल, ये जो जॉन ड्राइडन का वर्क है, इसमें इसी क्राइसिस के ऊपर बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे इज कॉल्ड हेमिंगवेज वेस्टलैंड। अब ये जो टी.एस. एलियट का वर्क है द वेस्टलैंड, उसमें और एक नॉवल है हेमिंगवे का, इन दोनों में जो थीम्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। रिजेम्बलेंस विद द थीम ऑफ द वेस्टलैंड ये हेमिंगवे के किस नॉवल में हमें मिलती है? तो वो नॉवल है द सन आल्सो राइजेस, यानी इसमें भी जदीद दौर और जदीद तहजीब के साथ जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ मसाइल को डिस्कस किया गया है। और जो वेस्टलैंड का थीम है वही थीम द सन आल्सो राइजेस का है। तो इस हिसाब से हेमिंगवे के इस नॉवल को हेमिंगवेज वेस्टलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हु इज़ कॉल्ड द इनइफेक्चुअल एंजल बाय मैथ्यू आर्नल्ड ने ये अल्फाज किसके बारे में इस्तेमाल किए थे? तो ये पूरी असल में फ्रेज़ है, इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लूमिनस विंग्स इन वेन। ये असल में उसने पी.बी. शेली के बारे में ये बात कही थी कि वो एक ऐसे फरिश्ते की तरह है जो अपने बेकार में पर मार रहा है और वो इनइफेक्चुअल है, उसकी परवास का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो बेअसर जा रही है। इस अंदाज में उसने पी.बी. शेली के बारे में रिमार्क्स दिए थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 देखें, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, हुज वर्ड्स आर दिस। तो ये शेक्सपियर का एक प्ले है द टेम्पेस्ट, उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है प्रोस्पेरो, ये उसके अल्फाज हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ डज गुलिवर लीव ब्रॉबडिंगनेक। अब ये गुलिवर जब इस इलाके से निकलता है तो कैसे निकलता है? अब ये अगर आपने गुलिवर्स ट्रेवल्स को पढ़ा है तो आपको फ़ौरन पता चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ही वॉज कैरिड अवे बाय अ जाइंट ईगल। एक बहुत बड़ा उकाब जो है वो उसको वहाँ से उठा के समंदर में ले जाकर फेंक देता है। तो उसके बाद वो फिर किसी दूसरे इलाके की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय टी.एस. एलियट।
तो ये इस तरह का क्वेश्चन एक आपके हर पेपर में होता है कि कुछ प्लेस या कुछ नॉवेल्स पोएम्स के आपको नाम देते हैं, तो आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सी पोएम किसकी है या कौन सी पोएम किसकी नहीं है। तो ये कुछ प्लेस लिखे हुए हैं, तो इनमें टी.एस. एलियट का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये असल में ऑस्कर वाइल्ड की एक कॉमेडी है, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इन विच पोएम डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर द आइडिया दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अब ये वाली लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई है? तो ये उनकी जो मेजर पोएम्स आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, उनमें एक मेंडिंग वॉल इनकी बड़ी फेमस पोएम है, तो उसमें से ये वाली लाइन ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, माई फेयर लेडी इज़ अ सिनेमैटिक वर्जन ऑफ। अब ये बर्नार्ड शॉ का एक प्ले है पिग्मेलियन, ये उसको फिल्माया गया है और जो उसके ऊपर जो ड्रामा बनाया गया है उसका टाइटल रखा गया है माई फेयर लेडी। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर देखें, एडोनाइस ऑफ शेली इज़ मॉडल्ड ऑन। अब ये पोएट्स एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, तो शेली ने जो एडोनाइस जो एक एलेजी लिखी है अपने दोस्त जॉन कीट्स की मौत पर, इस एलेजी को लिखते हुए उसने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है या इसमें उसने जो भी टेक्निक्स जो तरीक़ाकार एडॉप्ट किया है वो किसको फॉलो किया है इसने? तो बायोन्स लेमेंट फॉर एडोनिस। अब ये बायोन की एक एलेजी थी, एडोनिस उसका नाम था, तो उसके ऊपर बेस किया है, उसको एक तरह से इसने फॉलो किया है एडोनाइस को लिखते हुए, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर देखें, हु सेड द ट्रू ऑपोजिट ऑफ पोएट्री इज़ नॉट प्रोज बट साइंस। अब ये जो रिमार्क्स है ये S.T. कॉलरिज के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर देखें, आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज इज़ अ लाइन फ्रॉम अ पोएम बाय। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ जो फेमस लाइंस होती हैं किसी भी प्ले की, पोएम की या नॉवल में कोई फेमस जो कोटेशन है वो आपसे पूछी जाती है कि ये बताएं ये किसने इसको लिखा है या किस प्ले या किस नॉवल से इसको लिया गया है। तो ये द लेडी ऑफ शैलोट, ये 1832 में जो एल्फ्रेड टेनिसन की एक पोएम पब्लिश हुई थी, ये उस पोएम से ली गई ये लाइन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये असल में 1807 में पब्लिश होने वाली एक चिल्ड्रंस बुक है जिसमें शेक्सपियर की तहरीरों में से कुछ कहानियाँ ख़ास तौर पर बच्चों के लिए उस बुक में कंपाइल की गई हैं। तो ये बुक कंपाइल की थी चार्ल्स लैम्ब और उसकी जो सिस्टर थी जिसका नाम मेरी लैम्ब था उसने, और ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 15 नंबर देखें, अर्नेस्ट डी सेलिनकोट इज़ द एडिटर ऑफ। अब ये जो फेमस एडिटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में उनकी भी एक लिस्ट आप ज़हन में रखना, जो फेमस वर्क्स को जिन्होंने एडिट किया या जो उनके पब्लिशर्स के नाम भी बाज़-औक़ात पूछ लिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस वर्क है द प्रेल्यूड, उसको एडिट किया था, उसके जो एडिटर थे वो ये थे अर्नेस्ट डी सेलिनकोट इनका नाम था, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 60 नंबर देखें, व्हाट इज़ बॉक्सर्स अल्टीमेट फेट इन एनिमल फार्म। अब ये जॉर्ज ऑरवेल का एक फेमस वर्क है, उसमें ये एक कैरेक्टर है बॉक्सर, असल में एक हॉर्स होता है। तो ये अगर आपने इस नॉवल को पढ़ा होगा आपको ज़रूर पता चलेगा कि इस घोड़े का, इस बॉक्सर का आखिर में अंजाम ये होता है कि इसको जो नेपोलियन होता है वो बेच देता है एक ग्लू फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 70 नंबर देखें, व्हाट इज़ द एलेगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन इन स्पेंसर्स द फेरी क्वीन। यानी इस बुक में ये जो इसकी एक एलेगरी है, इसमें मलका एलिजाबेथ वन को रिप्रेजेंट किया गया है किस कैरेक्टर में? तो ये इसमें जो ग्लोरियाना नाम का एक फ़ीमेल कैरेक्टर है वो असल में क्वीन एलिजाबेथ वन की ही रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। The proper study of mankind is man. This famous line is taken from the work of, ये अलेक्जेंडर पॉप, ये इनकी बहुत फेमस लाइन है कि अगर आपने इंसानियत का मुतालिया करना है तो आपको इंसान को पढ़ना चाहिए, इंसान के बारे में जानना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। What is the name of the character in Hedda Gabler who struggles with feelings of boredom and dissatisfaction with her life?
अब इस प्ले में ये हेनरिक इब्सन का एक प्ले है, तो इसमें ये पहला ऑप्शन ही ठीक है। जो हेडा गैबलर जो इस प्ले की प्रोटैगोनिस्ट है, ये उसी के बारे में है कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उकताहट का शिकार होती है, डिससेटिस्फाइड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें। अ वुमेन ऑफ 50 इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ। अब ये जो फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के बारे में, उनकी फेमस स्टोरीज़ के बारे में आप थोड़ा ज़रूर पढ़ लेना, तो ये उनके नाम वगैरह तो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ये अ वुमेन ऑफ 50 बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है सोमरसेट मॉम की। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखें। व्हाट लिटरेरी जॉनरा इज़ 100 years ऑफ सॉलिट्यूड ऑफ्टन एसोसिएटेड विद। अब ये अगर आप थोड़ा वर्ल्ड लिटरेचर को भी टच करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये गैब्रियल गार्सिया मार्केस का ये वर्क है। इसकी समरी वगैरह आप ज़रूर पढ़ लेना। तो इसको मैजिकल रियलिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी इसमें हकीकत निगारी को एक जादुई टच दे के प्रेजेंट किया गया है। तो जादू और हकीकत निगारी का आप कह लें एक मिक्सचर सा हमें इसके अंदर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 22 नंबर देखें। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ जिमी पोर्टर्स डिसकंटेंट इन लुक बैक इन एंगर। अब ये जॉन ऑसबर्न का एक प्ले है, तो इसमें जो जिमी पोर्टर है उसकी परेशानी की, उसकी बेचैनी की वजह क्या है। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। हिज डिससेटिस्फेक्शन विद सोसाइटी एंड क्लास डिस्टिंक्शन, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है और उसकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन है, एक उकताहट और बेजारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो गया। 23 नंबर देखें। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इज़ फर्स्ट ग्रेट कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय W.B. यीट्स। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इनकी एक कलेक्शन है पोएम्स की, उसका ये टाइटल है। और 24 नंबर देखें। ऑफ ऑल हिज प्रीडिसेसर्स which of the following exerted a direct influence upon Shakespeare। अब जितने भी बड़े बड़े राइटर्स आप देखेंगे वो किसी ना किसी से ज़रूर इंस्पायर हुए होते हैं और उन्होंने उनका इन्फ्लुएंस लिया होता है। तो शेक्सपियर की तहरीरों में हमें किन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर सी ठीक ऑप्शन है। जॉन लायलाय और क्रिस्टोफर मार्लो, इन दोनों का असर हमें शेक्सपियर की तहरीरों में ज़रूर मिलता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखें। द ओनली प्ले बाय शेक्सपियर विच कन्फर्म्स टू द क्लासिकल यूनिटीज इज़। अब ये जो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन, ये एक टेक्निकल सी टर्म है, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो इन तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करता है। तो ये इनकी एक रोमांटिक कॉमेडी है, 12th नाइट। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके अंदर शेक्सपियर ने इन तीनों यूनिटीज़ को फॉलो किया है। इसके बाद 26 नंबर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टिन। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन ही होता है। अगर आप मुख्तलिफ जो बड़े राइटर्स हैं उनके वर्क्स के नाम अगर याद रखें तो इनमें से जो एडम बीड है, पहला ऑप्शन नंबर ए, ये जॉर्ज एलियट का नावल है, ये जेन ऑस्टिन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 27 नंबर देखें। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज़ अ क्रिटिकल एसे बाय T.S. एलियट। ये इनका एक क्रिटिसिज्म का वर्क है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 28 नंबर देखें। देयर वॉज ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट हार्डीज नॉवेल्स टेस एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर बिकॉज ऑफ डैश इन देम। यानी ये जो दो नॉवेल्स थे हार्डी के, इनके ऊपर बहुत शदीद क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ी तनकीद हुई। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इन दोनों नॉवेल्स के अंदर ऑब्सेनिटी है, ये आप सेक्सुअलिटी कह लें। इस नॉवल के अंदर जो सेक्सुअल एलिमेंट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन दोनों नॉवेल्स को इस वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके बाद 29 नंबर देखें। व्हाट रिवर डू हकलबेरी फिन एंड जिम ट्रेवल डाउन इन द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। अब ये मार्क ट्वेन का एक नावल है, उसमें किस दरिया का तस्करा मिलता है, या ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये किस दरिया के साथ चलते हैं। तो मिसिसिपी रिवर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। कीट्स पब्लिश्ड ओनली डैश पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम।
अब इसने लिखी तो कोई 150 से ज़ायद पोएम्स हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जिनको ये पब्लिश करवा सका वो ओनली 54 हैं। तो ये भी आप याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 31 देखें, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इज़ अ लाइन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम माई हार्ट लीप्स अप। अब ये याद रखना, वर्ड्सवर्थ की ये वाली जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है, ये इस पोएम से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 32 नंबर देखें, इन ऑफ माइस एंड मैन बाय जॉन स्टेनबेक हु इज़ मेंटली डिसेबल्ड एंड एक्सीडेंटली किल्स अ वुमेन। अब ये एक नॉवेला है जॉन स्टेनबेक का। अगर आपने इसकी समरी वगैरह पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो लेनी स्मॉल जो कैरेक्टर है इसने एक औरत को कत्ल किया था। इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन शी स्टूप्स टू कंकर हु लव्स प्रैक्टिकल जोक्स एंड मिसचिफ। अब ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक प्ले है, उनकी एक कॉमेडी है। तो उसमें ये जो कैरेक्टर है ऑप्शन नंबर ए टोनी लंपकिन, ये प्रैक्टिकल जोक्स और मिसचिफ वगैरह इन चीज़ों को पसंद करता है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर देखें, जूलिया, वायोला, इमोजन, ओफिलिया आर दी कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय। अब ये विलियम शेक्सपियर के बड़े फेमस कैरेक्टर्स हैं, तो इनके नाम आपने उसके मुख्तलिफ प्लेस में देखे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 35 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम कॉमनली फाउंड इन बेन जॉनसन वर्क्स। अब इसके वर्क में हमें ये जो 4 दिए गए हैं, इनमें से जो रोमांटिक लव है वो नहीं मिलता। बाकी सारी चीज़ें सोशल स्टायर, ह्यूमन फोली, सिटी लाइफ वगैरह ये इसके वर्क्स में मुख्तलिफ थीम्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। 36 नंबर देखें, इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाई हार्पर ली हु इज़ फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग मायला इवेल। अब ये भी एक नावल है, तो इस नावल की समरी वगैरह आप ज़रूर पढ़ना। ये टॉम रॉबिन्सन इस नावल के अंदर जो कैरेक्टर है, इसके ऊपर एक झूठा और गलत इल्ज़ाम लगता है एक लड़की को रेप करने का। तो ऑप्शन नंबर 36 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 37 देखिए, इन रॉबिन्सन क्रूसो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आइलैंड वेयर क्रूसो इज़ स्ट्रैंडेड। तो ये द आइलैंड ऑफ डेस्पेयर उसको कहा जाता है, जहाँ पर ये रॉबिन्सन क्रूसो जाके फंस जाता है या उसका पीछे राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 38 देखें, द इमेज ऑफ द फेमी फटाल इज़ फाउंड इन द पोएट्री ऑफ। तो ये जॉन कीट्स की पोएट्री में हमें इस तरह का एक इमेज मिलता है और उसने औरत को कुछ पोएम्स में प्रेजेंट किया है बहुत ही ख़तरनाक और डेडली तबाहकुन किस्म के एक कैरेक्टर के तौर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 39 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब्स थॉमस हार्डी। अब जिसने थॉमस हार्डी के नॉवेल्स को पढ़ा होगा वो फ़ौरन पहचान जाएगा कि थॉमस हार्डी के साथ पेसिमिज़म को जोड़ा जाता है, यानी उसकी तमाम तहरीरों में हमें एक यासियत जिसे कहते हैं, मायूसी जिसे कहते हैं, यानी हर चीज़ के आप कह लें नेगेटिव पहलू के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है पॉजिटिविटी की बजाय। तो पेसिमिज़म इस चीज़ को कहा जाता है, ये हमें इसकी तहरीरों में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है कि इसको एक पेसिमिस्ट, एक यासियत पसंद के तौर पे जाना जाता है। और 40 नंबर देखें, विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ लॉरेंस वाज बैनेड बाय द गवर्नमेंट। अब D.H. लॉरेंस का कौन सा नॉवल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, लेडी चैटरलीज लवर्स, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी हुकूमत ने। और इसके बाद 41 नंबर देखें, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में ये पब्लिश होता है, इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ। अब ये जॉन स्टुअर्ट मिल, ये इनका एक ऐसे है, ये उसका टाइटल है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसको भी याद रखें। और 42 नंबर देखें, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ थीम कॉमनली फाउंड इन जॉन डन्स पोएट्री। तो जॉन डन को पढ़ा होगा जिन्हें, वो फ़ौरन पहचान लेंगे कि जॉन डन की पोएट्री में रिलीजन भी है, नेचर नहीं है, डेथ भी है और लव भी है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 43 नंबर देखें, शी कैन नॉट फेड दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये जॉन कीट्स का एक बहुत ही फेमस ओड है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। ये तकरीबन आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये लाइन्स इसमें से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक हो गया।
इसके बाद देखिए व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स सर्व एज द बैकड्रॉप फॉर द नॉवल वार एंड पीस। अब ये लियो टॉलस्टॉय का एक बहुत फेमस नावल है। वर्ल्ड लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं तो इसको भी आपने इसकी समरी वगैरह ज़रूर पढ़ लेना। तो ये 1803 या 19th सेंचुरी के बिल्कुल शुरू से लेकर 1815 तक का जो पीरियड है उसमें जो वार्स चल रही थी फ्रांस की, उनको नेपोलियनिक वार्स कहा जाता है। तो ये इस नावल में यानी इस नावल के बैकग्राउंड के तौर पर इन्हीं नेपोलियनिक वार्स को लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 45 नंबर देखें, हिब्रू मेलोडीज इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, ये लॉर्ड बायरन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इनकी पोएम्स की कलेक्शन का ये टाइटल है। और इसके बाद मिस हैविशम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डाइज ऑफ, अब ये चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है, ये भी तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो कैरेक्टर है मिस हैविशम, उनकी डेथ कैसे होती है, तो ये बर्निंग, ऑप्शन नंबर सी, वो आखिर में एक कमरे के अंदर जल के मर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 47 है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कमेमोरेट्स। अब ये 1853 में एक जंग हुई थी, रशियन एम्पायर वर्सेस ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस, यूके एट्सेट्रा, ये सारे एक साइड पे थे और दूसरी तरफ था रशियन एम्पायर। और उस जंग को द क्राइमियन वार के नाम से याद किया जाता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लेना। तो ये जो टेनिसन का वर्क है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये असल में इसी जंग के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 48 नंबर देखें, व्हाट वाज ओ हेनरीज रियल नेम। अब ये एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर गुजरे हैं, तो अक्सर लोगों ने अपने पेन नेम रखे होते हैं। तो आप उनके जो रियल नेम्स हैं उनको ज़रूर याद कर लेना, या आपको गूगल पे एक ऐसी कोई लिस्ट मिल जाएगी कि जिसमें पेन नेम्स और साथ रियल नेम्स होंगे मुख्तलिफ जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके, तो वो आप ज़रूर याद रखना। ओ हेनरी का जो असल नाम था वो था विलियम सिडनी पोर्टर। ये ओ हेनरी उनका कलमी नाम था, एक पेन नेम था, लेकिन असली उनका नाम था ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 49 नंबर देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ लिव्ड फ्रॉम, ये 1770 टू 1850, ये जो 80 ईयर्स बनते हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ स्पैन है वो ये वाला है। तो ये भी आप ज़रूर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। इसके बाद 50 नंबर देखें, आई एम नो प्रिंस हेमलेट इज़ अ लाइन रिटन बाय। अब इसमें ये हेमलेट वाला लफ्ज़ देख के हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ये शेक्सपियर की लाइन नहीं है। ये असल में टी.एस. एलियट का एक वर्क है, एक उनकी पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफरॉक। ये आप ज़रूर पढ़ लेना, ये बल्कि मेरा ख्याल है सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई भी जाती है। तो उस पोएम से ये वाली लाइन ली गई है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 51 नंबर देखें, डैश हैज़ अ सुपर अबंडेंट वेल्थ ऑफ वर्ड्स एंड सुपरफ्लुअस ऑर्नामेंट्स। अब ये असल में हाइपरबोली एक टर्म इस्तेमाल होती है, यानी बात को बहुत ज़्यादा लफाजी के साथ और बढ़ा चढ़ा के पेश करना, तो ओवर स्टेटमेंट आप कह लें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 52 नंबर देखें, माई सोल हैड बीन अ लॉन बी स्प्रिंकल्ड ओवर विद फ्लावर्स एंड स्टरिंग शेड्स एंड बेफल्ड बीम्स। यानी इन लाइन्स में असल में सोल को एक लॉन कहा गया है जिसमें फूल हैं, साया है, रोशनी है। तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन दीज लाइन्स। अब सोल के लिए ये वाले सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप अगर फिगर्स ऑफ स्पीच को समझते हैं तो फ़ौरन आपको पता चलेगा ये असल में मेटाफर है, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये कुछ अल्फाज मुस्तार लेकर सोल के लिए इस्तेमाल किए। लॉन यानी जो लफ्ज़ है, अब ये सोल के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस लाइन को लिखने वाले ने सोल के लिए लॉन वाला वर्ड वक्ती तौर पे उधार ले लिया, मुस्तार ले लिया। तो इस चीज़ को मेटाफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 53 नंबर देखें, अ पोएटिक मीटर ऑफ 10 सिलेबल्स इज़ कॉल्ड। अब ये मीटर्स वगैरह के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। तो डेका सिलेबल असल में 10 सिलेबल्स का जो एक मीटर होता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 54 नंबर देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ अजीज़ खान इन जुल्फ़िकार वॉस नॉवल द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। अब ये पाकिस्तानी लिटरेचर से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये बड़ा फेमस नावल है जुल्फ़िकार वॉस का और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो इसमें ये जो ज़किया है ऑप्शन नंबर ए, ये असल में अजीज़ खान जो इस नावल का प्रोटैगोनिस्ट है उसकी वाइफ का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
इसके बाद 55 नंबर देखें, विच सिटी सर्व्स एज द प्राइमरी सेटिंग फॉर बेप्सी सिद्धवास नॉवल आइस कैंडी मैन। तो ये नावल भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तानी लिटरेचर में शामिल है। तो इसमें आइस कैंडी मैन की जो सेटिंग रखी गई है वो लाहौर सिटी में रखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 56 नंबर देखिए, द नॉवल शेडोज ऑफ द पोमीग्रेनेट ट्री इज़ रिटन बाय, ये तारिक अली का नावल है, ये भी पाकिस्तानी एक इंग्लिश राइटर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 57 नंबर देखें, सारा सुलेरी सर्व्ड एज द प्रोफेसर इन येल यूनिवर्सिटी, ये आप याद रखना, ये भी एक पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर हैं, तो इन्होंने येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 58 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ रिटन इन वर्स, ये विक्रम सेठ का एक नावल है द गोल्डन गेट, ये इंडियन लिटरेचर से लिया गया क्वेश्चन है, तो ये नावल वर्स में लिखा गया है, पोइट्री में लिखा गया है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर देखें, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज इन, ये 1913 आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 60 नंबर देखिए, द महाभारता एंड डैश आर एंशिएंट हिंदू एपिक्स, ये रामायणा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। महाभारत और रामायण ये दो फेमस हिंदू एपिक्स हैं, तो आपने इनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये 60 तक हो गए लिटरेचर के क्वेश्चंस। अब 61 से आगे 70 तक जो क्वेश्चंस हैं ये लिंग्विस्टिक्स के हैं, तो इसमें पहला देखिए, विच लिंग्विस्टिक थियोरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट जनरेटिविटी, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एक लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी ज़ुबान को ये एक आज़ादी दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अनलिमिटेड जो एक नंबर ऑफ सेंटेंसेस वो बना सकती है, ये हर ज़ुबान के अंदर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन, नोम चॉम्स्की। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, यानी इनमें से कौन सी लैंग्वेज फैमिली ऐसी है जो नंबर ऑफ स्पीकर्स के हिसाब से नहीं, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी है। तो अगर तो नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो ये इंडो यूरोपियन, ये दुनिया में पहले नंबर पे आती है, लेकिन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये नाइजर कॉन्गो, ये आप याद रखना, इस लैंग्वेज फैमिली में कोई 1500 से भी ज़्यादा ज़ुबानें शामिल हैं, तो ये नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ये लैंग्वेज फैमिली है। और इंडो यूरोपियन में कोई 437 इसके आसपास फिगर्स हैं लैंग्वेजेस के जो तादाद है, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो ये इंडो यूरोपियन दुनिया में पहले नंबर पर आती है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 63 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तो ये नेज़ल, फ्रिकेटिव, डेंटल ये सारे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है, जबकि वेलर जो है ये एक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, ये ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना, यानी ये जो साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो जगह है वेलम, उस जगह से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको वेलर साउंड्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फ एंड व साउंड्स आर नोन एज लेबियोडेंटल, ये साउंड्स की क्लासिफिकेशन आप ज़रूर उसको अच्छी तरह से याद कर लेना, तो ये वाले जो दो साउंड्स हैं इनको लेबियोडेंटल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द IPA सिंबल फॉर द रेट्रोफ्लेक्स अप्रॉक्सीमेंट इज़, अब ये जो चार दिए गए हैं इनमें जो रेट्रोफ्लेक्स अप्रॉक्सीमेंट का सिंबल है वो ये ऑप्शन नंबर डी, यानी इस तरह करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये भी साउंड्स की क्लासिफिकेशन में उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनमें आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। और 66 नंबर देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्लॉटिस इन स्पीच प्रोडक्शन, तो ग्लॉटिस का जो किरदार है स्पीच प्रोडक्शन में वो है कंट्रोलिंग एयर फ्लो, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 67 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एंथुजियाज्म, अब ये इस तरह का कोई एक लफ्ज़ आपको देंगे और उसमें नीचे 4 दफ़ा उसको ट्रांसक्राइब किया होगा, तो आपने बताना होगा कि इसमें इसकी जो सही ट्रांसक्रिप्शन है वो कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस तरह के जो अल्फाज हैं जिनमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन है उनको आप ज़रूर क्लियर करके उनकी ट्रांसक्रिप्शन को देख के पेपर में जाएं, तो 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आपके पेपर में आ सकते हैं।
68 नंबर देखिए, व्हाट डज सेगमेंटल फोनोलॉजी प्राइमरीली स्टडी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सेगमेंटल फोनोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स को। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 69 नंबर देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ फोनीम इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज। तो ये सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी का ये एक टॉपिक है, एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर बी, यानी ये स्पीड में जब हम बोलते हैं तो दो साउंड्स बाजुकात कंबाइन होके एक तीसरा और नया साउंड बन जाता है प्रोनाउंसिएशन में, और ये एसिमिलेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 70 नंबर देखिए, विच ब्रांच ऑफ सिमेंटिक्स डील्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब ये लेक्सिकल सिमेंटिक्स का ये एक टॉपिक है। तो ये लेक्सिकल सिमेंटिक्स असल में वर्ड्स के मीनिंग्स को, उनके आपसी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्कस करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक ऑप्शन है। तो ये हो गए लिंग्विस्टिक्स के 10 क्वेश्चन। अब 71 से आगे आ रही हैं जो ग्रामर है इंग्लिश की, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो 71 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। This is a depressing time to be living in London as people are arguing over the election। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिप्रेसिंग टाइम। अब इसमें जो डिप्रेसिंग वर्ड है ये क्या चीज़ है, तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी आगे जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये ज़रूर पढ़ के जाना है। तो ये टाइम के बारे में चूँकि बता रहा है डिप्रेसिंग, उसके उस नाउन के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए हम इसको एक एडजेक्टिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 72 नंबर देखिए, आई, वी, शी, दे, हिम एंड अस आर डैश प्रोनाउंस। तो ये इन सब को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 73 नंबर देखिए, द वर्ब्स सीम, इज, वाज एंड हैड व्हेन यूज्ड अलोन और व्हाट काइंड ऑफ वर्ब्स। तो ये सारी टाइप्स वगैरह आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूर पढ़नी है। तो इनको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 74 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द नैरो स्ट्रीम्स दैट रन थ्रू द स्पॉट आर फुल विद फिश। अब इसमें ये जो नैरो स्ट्रीम के साथ जो एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, दैट रन थ्रू दिस स्पॉट, यानी ये वाली असल में नैरो स्ट्रीम के बारे में है। ये उसके मीनिंग्स में इजाफा करी, उस नैरो स्ट्रीम के बारे में ये बता रही है ये वाली जो क्लॉज है। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज इसको कहते हैं, जो किसी नाउन क्लॉज के बारे में, किसी एक नाउन के बारे में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 75 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। तो इनमें अगर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझते हैं तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है, द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, कोई मुश्किल वर्ड बाजुकात जिसमें स्पेलिंग्स में कोई कन्फ्यूजन का इम्कान ज़्यादा होता है वो आपको पेपर में दे देते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर सी नेसेसरी कि ये वाले स्पेलिंग्स जो हैं ये ठीक हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पैरामाउंट। तो पैरामाउंट का सिनोनिम बताना है, ये ज़हन में रखना। तो एमिनेंट, जो बहुत नुमायाँ, सबसे बुलंद और बाला शानदार जो चीज़ होती है उसको कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मॉडेस्ट। अब ये मॉडेस्ट के एंटोनिम के बारे में पूछा गया है। तो मॉडेस्ट जो कि आजिज़ बंदे को कह देते हैं, जिसके अंदर इनकसारी हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। कंसीटेड, ये मगरूर बंदे को कहते हैं जिसमें तकब्बुर होता है। तो ये उसका उलट हो गया, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 79 नंबर देखें, इन एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी ऑफ टुडे नो इंडिविजुअल और नेशन कैन प्लाउ अ लॉनली फरो। व्हाट डज द अंडरलाइंड इडियम मीन इन दिस सेंटेंस। तो इसमें ये जो प्लाउ अ लॉनली फरो इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की मदद के बगैर आज के दौर में, आज के एक मुनज़्ज़म मुआशरे में कोई भी कौम, कोई भी फ़र्द सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 80 नंबर देखिए, यू हैव टू लीव योर शूज़ डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस।
अब ये प्रपोजिशन आपने बतानी है, तो इसमें बाय द डोर यानी घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें दरवाजे के साथ अपने जो जूते हैं उनको उतारना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गए इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन। अब इसके बाद 81 से आगे जो जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आप देखें, ये पाकिस्तान स्टडी से है कि बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर, नाम आपने बताना है। तो ये बनाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 82 नंबर देखें, दी बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तानी पंजाब एंड इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर इज़ नोन एज, ये वर्किंग बाउंड्री इसको कहा जाता है, पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 83 नंबर देखें, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़, ये जैस्मिन आप याद रखना, ये पाकिस्तान के कौमी फूल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 84 नंबर देखें, विच सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट ओलंपिक गेम्स 2024। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2024 में जो ओलंपिक्स हो रही हैं वो किस मुल्क में हो रही हैं या किस शहर में हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ये आप याद रखना, इस साल जो ओलंपिक गेम्स होंगी वो यहाँ पर होंगी। और 85 नंबर देखें, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये भी करंट अफेयर्स में आपको थोड़ी दिलचस्पी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 86 नंबर देखें, व्हाट मेजर ग्लोबल इवेंट caused widespread disruptions and closures in 2020 and 21। तो ये कौन सा एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हुआ था जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर मार्केट्स बंद हो गई, क्लोजर्स हो गई, बड़े पैमाने के ऊपर जो आमतोरफ़्त थी वो रोक दी गई, डिस्ट्रप्शंस, कारोबार बंद कर दिए गए वगैरह वगैरह। तो ये आपको याद होगा चंद साल पहले 2019 के आखिर में ये एक आई थी वबा, कोविड-19 उसको कहते हैं। तो सी कोरोना वायरस की जो वबा थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर सारा जो निज़ाम था वो एक तरह से रुक गया था। तो लॉकडाउन की वजह से ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 87 नंबर देखें, ह्यूमन्स आर साइंटिफिकली नोन एज। तो ये ह्यूमन बीइंग्स के मुख्तलिफ नाम हैं बायोलॉजी में, साइंस में। तो ये जो दिए गए हैं इनमें ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, होमोसेपियंस, ये असल में इंसानों को ही कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 88 नंबर देखें, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़। तो हमारे निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा सियारा है वो है जुपिटर। ऑप्शन नंबर डी जिसको मुश्तरी कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 89 नंबर देखें, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब ये बेसिक एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आप याद रखना, इस पे पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है, सेंटीग्रेड में 0 के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 90 नंबर देखें, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो ये बॉडी के अंदर शुगर को जो कैरी करती है, सेल्स तक लेके जाती है, ये एक आपको पता है इंसुलिन उसको कहते हैं। ये पैनक्रियस जो हमारा लबलबा होता है वो इसको प्रोड्यूस करता है। और इसकी जब कमी हो जाती है बॉडी में इंसुलिन की, या लबलबा पूरी मिकदार में ये प्रोड्यूस ना कर रहा हो, तो उसके बाद फिर ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये भी बेसिक एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। 91 नंबर देखें, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसका नाम है एंटार्कटिक डेजर्ट। ये ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका, ये आपको पता है पूरा एक बरे आज़म है। तो वो एक रेगिस्तान भी उसको कहा जाता है। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 92 नंबर देखें, हाउ मच अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ज़मीन का 70% तकरीबन जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है और सिर्फ 30% के करीब दुनिया में खुश्की है। इस ज़मीन के ऊपर खुश्की वाला हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद ये दो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं कि इफ़ अमजद कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू फिनिश अ बुक दैट इज़ 1287 पेजेस।
यानी वो आधे घंटे में पढ़ता है 39 पेजेस। इसका मतलब है वो 1 घंटे में पढ़ता है 78 पेजेस। अब अगर किसी बुक के 1287 पेजेस होंगे तो वो कितनी देर में पढ़ेगा? तो सिंपल 1287 को आप तकसीम कर दें 78 के साथ, यानी 1 घंटे में 78 ही पढ़ता है ना, तो वो घंटे निकल आएंगे। तो 1287 को जब आप 78 पर तकसीम करेंगे तो ये आंसर आएगा 16.5 आवर्स, यानी 16.5 घंटे में वो किताब ख़त्म करेगा जिसके 1287 पेजेस होंगे, अगर वो आधे घंटे में 39 पेजेस पढ़ता है। तो ये आपको बाज़-औक़ात को रफ अमल करने की बजाय आप अपने माइंड में भी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप उस तक पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें तो आपको पता चल जाता है। तो इसके बाद 94 नंबर देखें। एन आर्टिकल कॉस्ट ₹1912 आफ्टर डिक्रीजिंग 24% ऑफ इट्स टोटल प्राइस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। यानी जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 24% निकालें तो 912 आना चाहिए। अब एक एक करके भी आप निकाल सकते हैं। 1100 का 24% आप निकाल लें, यानी 1100 ज़रब 24 तकसीम 100, वो उसका 24% निकल आएगा। उसको माइनस करके देखें 912 बनते हैं। अगर नहीं बनते तो इससे अगला ऑप्शन ले लें। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी 1200 का 24% बनेगा 288। तो वो अगर 1200 में से माइनस कर दें तो 912 इसका टोटल आ जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल ही है, इसमें भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद 95 नंबर, ये बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्टकट Ctrl+W इज़ यूज्ड इन MS Word 2। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, तो उसमें ये एक शॉर्ट की होती है। इसमें आप फाइल को सेव और क्लोज़ एक ही शॉर्ट की से कर सकते हैं, यानी आपको पहले सेव करते हैं फिर क्लोज़ करते हैं, कि दोनों काम एक ही की से हो जाते हैं। तो वो की है Ctrl+W, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 96 नंबर है कि ये www, ये आपने कई जगह पे पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका जो एड्रेस होता है, जो हम एड्रेस बार में लिखते हैं, उसमें ये www ये उसका एक पार्ट होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की ये एब्रीविएशन है। इसके बाद 97 नंबर, ये बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ के दो क्वेश्चन हैं कि देयर आर 114 चैप्टर्स इन दी हॉली कुरान, अमंग देम डैश आर क्लासिफाइड एज मक्कन, यानी कि मक्की सूरतें और मदनी सूरतों की जो तादाद है वो भी आप ज़रूर याद रखना। मदनी सूरतें थोड़ी हैं और मक्की सूरतों की तादाद ज़्यादा है, और वो है 86। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। ये मक्की सूरतें जिनको मक्कन आप सूराज कह सकते हैं, तो ये डी ऑप्शन इसमें ठीक है। 98 नंबर देखें। हु वाज द फर्स्ट मेल मार्टर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के सबसे पहले शहीद मेल, यानी मर्दों में इस्लाम के सबसे पहले जो शहीद थे उनका नाम था हज़रत हारिस बिन हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद ये आखिरी दो क्वेश्चंस बेसिक उर्दू के हैं। तो इसमें बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? तो ये मौलवी अब्दुल हक, इनकी जो उर्दू लैंग्वेज के लिए खिदमात हैं उनकी बिना पर इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखें कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है? तो ये तलमी, जिसको आप इंग्लिश में अलूशन कह देते हैं, तो ये इस शेर के अंदर असल में जो मैदान बद्र में जो जंग लड़ी गई थी उस जंग की तरफ एक तरह से इशारा किया गया है, उसका रेफरेंस दिया गया है एक बात को समझाने के लिए कि आज भी आसमानों से फरिश्ते उतर सकते हैं, आज भी मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इमदाद आ सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो बद्र वाली फ़िज़ा पैदा की जाए। तो ये माजी से लिया गया जो रेफरेंस या कोई इस तरह का हवाला होता है किसी बात को मज़ीद उसकी वजाहत करने के लिए, उसको अलूशन या उर्दू में तलमीह कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका ये सैम्पल पेपर नंबर 3 मुकम्मल होता है। तो इस तरह करके लेक्चरशिप की तैयारी के लिए 6 वीडियोस का हमारा ये पैकेज आज मुकम्मल होता है, और मेरा ख्याल है कि अब आपको मज़ीद किसी भी किस्म की गाइडेंस की या कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी अपनी सेल्फ स्टडी है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा वक्त देंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आप इस इम्तिहान में ले सकेंगे।
तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में, दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाब करे। तो इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।